होमोसेक्सुअलिटी की या हम जिन्स प्रस्ती की बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? अगर आप इंटरकोर्स में हैं तो आपको इससे क्या आपकी नस्ल बढ़ रही है? सफारत खानों में इन लोगों की मखलूत महफिलें होती हैं। सपोज स्पीकर कौमी असम्बली 4 ठुमके लगाता हुआ स्पीकर की सीट पर बैठता है। एजेंडा 2030 3 बुनियादी शिकों के ऊपर घूमता है। उनमें से एक शिक है कि दुनिया की आबादी को 2030 तक कम तरीन सतह पर लाया जाए। ये जंग मर्दों के साथ नहीं लड़ी जा रही, ये जंग औरतों और बच्चों के जहनों में लड़ी जा रही है। हर आदमी के पास एक जिन होता है। मेरा किधर है? आपके पास चुड़ैल होगी। Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my podcast channel Anything is Possible with Fatma Abbas. आज लाइक ऑलवेज मैं हमेशा कहती हूँ मेरा गेस्ट बहुत स्पेशल, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशल के साथ बहुत यूनिक है. ही इज अ राइटर, अ वेरी रिनाउंड ट्रेनर एंड एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट एनालिस्ट आई वुड से. और अभी मुझे पता चला ऑफ कैमरा कि ये मार्शल आर्ट्स में भी रह चुके हुए हैं. प्लीज हेल्प मी टू वेलकम दिस वेरी यूनिक इंडिविजुअल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीक. डॉक्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय पॉडकास्ट. हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच. अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया कि इसके बाद गुंजाइश ही नहीं किसी और चीज के कहने सर की. गुंजाइश निकालनी है, हमने बड़ी बातें करनी है आपसे. जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर. सर सुना है कि सुबह आप बड़े बिजी थे, बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह थी. यू आर अ डिफिकल्ट मैन टू गेट इन टच जी विद. जी, सुबह सुबह से स्टार्ट हुआ हूँ. जब मैं आता हूँ किसी भी शहर में तो उसे मुकम्मल पैक करता हूँ ताकि एक एक मिनट जो है मेरा वो इस्तेमाल हो. जबरदस्त. तो उसी में फिर आप लोगों के साथ मीटिंग तय हो गई. सर एक ट्रेनर और फिर एक एनालिस्ट, और फिर मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि आपने अपना मास्टर हिप्नोटिज्म में भी किया हुआ है. ऐसी मार्शल आर्टिस्ट भी, मार्शल आर्ट्स में भी आप रह चुके हैं. हैं, अभी भी हूँ. अभी अभी भी है. सिखाता हूँ. हाँ कितने जी, लोगों की पिटाई करते हैं वैसे? पिटाई करना सिखाता हूँ. सिखाते हैं. तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? डॉक्टर बनने से पहले मार्शल आर्टिस्ट थे, क्या थे? ऐसे है, बिल्कुल ऐसा ही है. स्टार्ट ऐसा ही था कि मैंने अपने कैरियर का आगाज बतौर प्रोफेशनल फाइटर किया, बतौर कराटे एक्सपर्ट किया. और ये बाहर से किया कि इधर से किया? इधर से भी और बाहर से भी. मुख्तलिफ जबरदस्त. मुल्कों में मुकाबले लड़ते थे. उसके बाद जब स्पीड थोड़ी सी कम होने लग गई और दुश्मन पे तरस आने लग गया, फिर खुद लड़ने की बजाय सिखाना शुरू कर दिया कि अब लोगों को सिखाया जाए. राइट. इसके बारे में मेरी एक किताब भी है, सीक्रेट साइंस ऑफ किलिंग, कि खाली हाथों किसी आदमी को कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाया जाए. अब फिर मैंने लफ्ज बोल दिया. आपने शुरू में कहा था मुश्किल उर्दू नहीं बोलनी. सर आप बड़ी खालिस उर्दू बोलते हैं. उसकी वजह यह है कि मेरे फादर प्रोफेसर थे उर्दू और फारसी के. लेकिन सर मैं आपकी बात से, आपको पता है, क्योंकि मेरी तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे बेइज्जती होती है कि मैडम या इंग्लिश बोलें या उर्दू बोलें, ठीक हो गया. तो मैं तो ये कहूंगी कि आप उर्दू ही बोले ताकि मुझे आप कवर कर लें इस चीज में. इसमें बेइज्जती इसलिए नहीं होगी कि उर्दू जुबान का मतलब है लश्करी जुबान, लश्कर. इसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी, आप अंग्रेजी के लफ्ज भी उसमें शामिल हो चुके हैं. प्लीज सर ये ऑडियंस को अब आप बताइए. किसी को कहना चाहें, मतलब ऑडियंस से ही कहें कि आप मुझे कहना चाहती हैं कि माइक ठीक कर लें. अब आप माइक की उर्दू ले आए पहले. बताइए. अब आप कहेंगे बटन अपना जरा ठीक कर लें. अब बटन को आप उर्दू में जब कहेंगी, लाइट को बरकी कुमकुमा जब आप कह के बुलाएंगी तो उर्दू वालों को भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या है. आपके हाथ में कप है, जरा साइड पे कर दे. कप को मैं क्या कहूंगा, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है. थैंक यू सर. तो उर्दू जुबान बेशुमार जुबानों के अच्छे अच्छे अल्फाज का मजमुआ है. बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया. तो आप बिल्कुल गो विद द फ्लो. भाई ऑडियंस से ना डरो कि ऑडियंस नहीं, क्या ऑडियंस को बोलना भी है. समझ जाना चाहिए कि उर्दू कई जुबानों का मजमुआ है. जबरदस्त. तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके चलें. आपने मुझे रिलैक्स कर दिया है. अब मैं इंग्लिश उर्दू मिक्स में जो ऑडियंस कहती है, पंजाबी भी बोलने बीच में. पंजाबी थोड़ी सी हाँ. और मेरी माठी इस चीज में, इसीलिए बोले. जबरदस्त हो गया. तो डॉक्टर साहब मार्शल आर्टिस्ट थे, बहुत लोगों को पीटा, फिर जब कहा कि दूसरे पे तरस अच्छा, पीटे से याद आया मुझे हाँ. कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को या घर वालों को कहता होता हूँ कि लोग मुहावरतन कहते हैं हाँ. कि मेरी खून पसीने की कमाई है. मेरी सचमुच की खून पसीने की है. कि मैंने पसीना भी बहाया है, खून भी बहाया है. बिल्कुल. तो तब कमाई की है. मेरी सचमुच की वो वाली है. डॉक्टर साहब कितने साल आप मिक्स मार्शल आर्ट्स में थे? 1990 से इसका आगाज किया. राइट. और 2002-04 तक तो मैं लड़ता रहा खुद भी Right. मुकाबले. उसके बाद फिर टीचिंग और कोचिंग में अभी तक स्टिल ये मामला चल रहे हैं सारे. राइट. तो डॉक्टर साहब जब आपने अपनी फैमिली को बताया या आपकी फैमिली ने देखा कि आप मिक्स मार्शल आर्ट्स परसू कर रहे हैं, कभी ये ख्याल आया कि इसमें पैसा इतना नहीं है, इसमें रिकग्निशन इतनी नहीं है, मार कुटाई, क्योंकि हमें तो ये लेबल किया जाता हाँ, है. राइट. उस चीज को आपने किस अच्छा, तरीके एक तो से ये करेक्शन ये कि मिक्स मार्शल आर्ट्स आजकल का लफ्ज है. हम जब करते थे कराटे कहा जाता था. वो अब मिक्स मार्शल आर्ट कई स्टाइल्स को मिला के बनाया गया है. तो हम जुजित्सु भी आ जाता है, जुजित्सु वगैरह भी आ जाता है. हम कराटे किया करते थे. उसमें फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइटें उस वक्त भी होती थी, पर नाम ये नहीं था उस वक्त. राइट. तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे परमिशन दी कि जो मेरा दिल करता है वो करूं, लेकिन जो करूं उसके टॉप पर जाऊं. जबरदस्त. मैं जो भी करना है, कहते जो मर्जी करो, लेकिन जो करो उसमें ऐसी पहचान हो कि लोग कहें कि इस जैसा दूसरा फर्द नहीं है. तो वंडरफुल. इसलिए ना तो किसी ने रोका
मैंने और एंजॉय ना आप किया। खुद रुके। ना मैं खुद रुका खुद रुकने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर बड़ा लंबा अरसा आपने इस फील्ड में गुजारा और फिर आप आगे एज अ ट्रेनर और फिर आपने एनालिसिस किया माइंड एंड बॉडी, फिर आपने मास्टर्स की हिप्नोटिज्म में और आपने 32 किताबें पब्लिश की हैं डिफरेंट एरियाज में। तो कौन है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ एग्जैक्टली? जो 32 किताबें, मार्शल आर्ट्स, फिर हिप्नोसिस, ये सारी चीजें असल में ना इंसान को अल्लाह ताला ने दो तो बुनियादी वो चीजें दी हैं जो सबको पता है, आपका माइंड बिल्कुल और आपकी बॉडी। बिल्कुल इसके अलावा एक स्पिरिचुअल लेवल भी है। बिल्कुल। अब हम गलती ये करते हैं कि या तो हम अपने बॉडी लेवल पे काम करते हैं, बॉडी की डायमेंशन पे, या काम करते हैं माइंड की डायमेंशन पे। हालांकि अल्लाह ताला ने सभी को दोनों दिए हैं। तो बिल्कुल। जिस तरह आप इस बात पे हैरान हो रही हैं कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया, मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि लोग इतना सब कुछ क्यों नहीं करते। बिल्कुल आपने सही बात की है। भाई सब कुछ, Absolutely. सब कैपेसिटी आपके पास है, True. सिर्फ फैसला आपने यहाँ से करना है, उसके बाद अल्लाह ताला रास्ते खोलता चला जाता है। सर माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन किस तरीके से इस एरिया में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक तो यह है कि मैंने हर वो काम किया जो मेरी फैमिली में, मेरे शहर में, मेरे दोस्तों में से किसी ने नहीं किया। राइट। तो वो पहला मार्शल आर्ट स्टार्ट करने वाला बंदा भी मैं था। ट्रेंडसेटर है आप हाँ, फैमिली वो के स्लिमिंग basically. सेंटर्स पहले मैंने हाँ, बनाए अपने इलाके में। ये ठीक सारी चीजें मैंने ही पहले की थी। ठीक हो गया। तो जब काफी सारे काम कर लिए और कुछ करने को बचा नहीं, राइट। तो फिर सोचा अब क्या करें। फिर किताबों में पढ़ा, क्योंकि हिप्नोटिज्म होता है, जहन को कंट्रोल किया जाता है, इसके जरिए मनफी और मुस्बत दोनों तरह के काम होते हैं। तो मैंने सोचा इसे पढ़ना शुरू करें। राइट। जब उसे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो पीक परफॉर्मेंस का इतना बड़ा टूल है कि आप किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जहन तो इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा ही है। लेकिन हमें जहन इस्तेमाल करना आता नहीं। एक छोटी सी चीज है, मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब आपने ये मोबाइल लिया तो इसके साथ एक छोटा सा मैनुअल आया, हाउ टू यूज, कौन सा बटन किस चीज के लिए है। लेकिन हम जब पैदा हुए तो हमारे दिमाग के साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं था कि हाउ टू यूज योर ब्रेन। हमने थोड़ा थोड़ा जुरा जुरा करके सीखना शुरू किया। बिल्कुल। अगर हमें ये चीजें पता लग जाती कि मेरे दिमाग में मेमोरी का बटन कौन सा है, डिलीट का बटन कौन सा है, लव का कौन सा है, हेट का कौन सा है, सेलिंग का कौन सा है, बाइंग का कौन सा है, तो मेरी जिंदगी कितनी मजे की हो जाती। बस फिर जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं उसमें खुबा, तो मुझे पता चला कि ये जिंदगी बिल्कुल एक अलग है। आप हर मैदान में, हर फील्ड में अपनी जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और बड़ा लेट पता लगा वैसे कि जिस तरह किताबें कुछ मुकद्दस हैं, कुछ सादा हैं, तो कुरान पाक मुकद्दस किताब है, तो हम अपनी अलमारी में सबसे ऊपर उसे रखते हैं उसके मकाम की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बॉडी बनाई तो दिमाग को सबसे ऊपर रखा। और इसलिए डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर बनना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो जब ये सबसे ऊपर है तो इसे सबसे बेहतर मकाम मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर इस पर काम करना शुरू किया तो फिर ऐसी ऐसी राहें खुली कि मजा आ गया। पीक परफॉर्मेंस का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, इन चीजों का हिप्नोटिज्म से क्या ताल्लुक है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ आपसे। पहले ये समझ ले कि हिप्नोसिस करता क्या है। जी प्लीज। अभी मैंने आज भी एक प्रोग्राम में ये बताई है ये वाली बात कि हर आदमी के पास एक जिन्न होता है। मेरा किधर है? आपके पास चुड़ैल होगी। चुड़ैल होगी? मतलब मर्दों का जिन्न होता है, फीमेल्स की चुड़ैल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक जिन्नाती ताकत या एक जिन्न होता है और उसका एक पहरेदार बैठा होता है जो हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। वो जो जिन्नाती ताकत या जो जिन्न है वो है हमारा लाशऊर, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। राइट। उसका जो पहरेदार, चौकीदार है वो है कॉन्शियस माइंड, हमारा शऊर, ये उसका पहरेदार है। हिप्नोसिस क्या करता है कि उस पहरेदार को सुला के या पहरेदार को वर्गला के इधर उधर करके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक एक्सेस देता है। अब आपका जो कॉन्शियस माइंड है कि 10% है मिसाल के तौर पे, वो 90% है। अभी आपने जितनी ग्रोथ, जितनी तरक्की की है वो 10% में से चंद % इस्तेमाल करके की है। अगर आपकी एक्सेस उस 90% तक हो जाए तो कमाल नहीं हो जाएगा। ऐसा ही है। तो स्पोर्ट्स में भी ये होता है, बिजनेस में भी ये होता है, क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, हर जगह पर कि हम उस 90% की एक्सेस आपको करवा देते हैं। अब आपके पास 100%। किस तरह? आपके ना दिमाग में फिल्टर्स हैं। हाँ। उन फिल्टर्स को हम डाउन करते हैं। मिसाल देता हूँ इसकी, आप अगर टीवी देखती हैं तो ऐड किस वक्त आती है, मैच देख रही हैं, ऐड किस वक्त आती है, जब वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, बंदा खुबा होता है। हाँ। और उस वक्त यकदम कट और आगे से मेरे बालों के खूबसूरती का, मेरी जिस्म की खूबसूरती का ये राज। हाँ। उस वक्त आप इतने खुबे हुए होते हैं कि आपको फोन की बेल सुनाई नहीं देती, कि आवाज दे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, आप उसमें इंडल्ज हो चुके होते हैं। उस वक्त आपके दिमाग को जो पैगाम भी दिया जाए वो नक्श हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज साइंस ऑफ अरेस्टिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस अनलेस यू गेट मनी फ्रॉम देम। राइट। तो उस वक्त फिर वो जो फिल्टर्स डाउन होते हैं
सजेशन पास किया जाता है, वो आपके दिमाग में नक्श हो जाता है। जबरदस्त। हम क्या करते हैं ड्यूरिंग हिप्नोसिस, सजेशंस के जरिए हम आपके क्रिटिकल और एनालिटिकल फिल्टर्स को डाउन करते हैं राइट। और आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके मैक्सिमम पावर से उस आदमी को फायदा दिलवाते हैं। जबरदस्त। तो ये सिर्फ वही लोग जो परफॉर्मेंस की फील्ड में, या अपने एक नॉर्मल इंसान भी? नहीं, ज्यादा लोगों को जरूरत होती है घरों में, मतलब अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मियाँ बीवी के मामला सेटल कैसे करने हैं, छोटे छोटे खौफ हैं, छोटे छोटे फियर्स हैं, हम्म, वो नहीं खत्म हो रहे हमसे। उसके लिए फिर हिप्नोसिस में एज रिग्रेशन है, आपको आपके पास्ट में ले जाया जाता है, जिस वक्त वो फियर ने जन्म लिया था उसे वहां से खत्म किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखें, एक बच्चा मकड़ी से डरता है, मकड़ी से कई लोगों को डर लगता है, अच्छा मकड़ी क्या कर लेगी, लेकिन डर लगता है उससे। बिल्कुल। अब हम एक आदमी को लेके जाते हैं ट्रांस में, तो पता चलता है कि वो छोटा सा था, उसके हाथ पे मकड़ी बैठी हुई थी, अब वो उसे एंजॉय कर रहा है, मकड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है, टिंगलिंग सेंसेशन, बड़ा एंजॉय कर रहा है बच्चा, उसे बहुत मजा आ रहा है। यकदम बच्चे की माँ ने देखा, उसने चीख मारी और जोर से हाथ मार के उस मकड़ी को परे किया। राइट। अब बच्चे को पता लगा कि जब मकड़ी हाथ पर बैठे तो एंजॉय नहीं करना, चीख मारनी है और खौफ का शिकार होना है, क्योंकि माँ से सीखा ना उसने। लर्न्ड अब बिहेवियर। यस, अब उसके जहन में ये बात नक्श होगी, अब सारी जिंदगी वो मकड़ी को देख के डरता है, चीख मारता है। ठीक हो गया। अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे ट्रांस में लेके जाएंगे, एज रिग्रेशन उसके पास्ट में लेके जाएंगे, उस वक्त जब वो एंजॉय कर रहा था और माँ ने चीख मारी थी, हम उस बिहेवियर को डिम कर देंगे, उस पिक्चर्स को डिम कर देंगे, उस आवाज की शिद्दत को कम कर देंगे, उसका खौफ उसके नतीजे में कम होने लग जाएगा। तो इस चीज का आउटकम पॉजिटिव रहा है? 100%, 100%। आपको पता होता है कि ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप उस चीज को डिफीट कर रहे होते हो, नहीं 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 नहीं, शायद मैं सोच रही हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, शायद मेरा दिमाग इस चीज को मेकअप कर रहा है। उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जब वो चीजें शऊर में आ जाती हैं तो हम फिर रिश्तों से बाज़-औक़ात हमारा एतमाद उठ जाता है, ऐसा ही है। हम दोस्त अहबाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं होते, हम इस वजह से जानबूझ के उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारे उर्दू में एक मिसाल देते हैं कि कबूतर के ऊपर जब बिल्ली हमलावर होती है ना, तो वो भागने की बजाय आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करने से उसे ये लगता है कि देयर इज नो कैट, और बिल्ली आके उसे खा जाती है फिर। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो आंखें खुली रखे तो कोई ना कोई सर्वाइवल का रास्ता तो निकल सकता है। तो हमारे यहाँ आंखें बंद करने का रुझान है। हालांकि इस तरह के तमाम मामलात को शऊरी सतह पर सॉल्व कर देना चाहिए, ताकि वो आपके अंदर जो बार बार पिंच कर रही है चीज़, आपको वो पिंच ना करे। अगर किसी किस्म का गिल्ट है तो उसका अजाला किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को दोबारा मेकअप किया जा सकता है, या हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जब तक इन चीज़ों को आप कॉन्शियसली ओन नहीं करेंगे, इन्हें सब कॉन्शियसली ख़त्म नहीं कर सकेंगे। आपसे बात करके मेंटल इलनेस का सबसे नंबर 1 रीजन ही ये है कि हमारे साथ जो कुछ हो चुका होता है, हम उस चीज को इतना सप्रेस कर रहे होते हैं कि देन इट स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग इनटू यू बिकमिंग मेंटली सिक। और आपकी फिजिकल भी है, तो मेंटली सिक है, जो आपकी फिजिकल बीमारियां भी हैं मोर देन 80%, वो साइकोलॉजिकल है। देखिए डिप्रेशन है, दवाई लेने जा रहे हैं, एंग्जाइटी है, दवाई लेने जा रहे हैं। कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी सोचों के मसाइल हैं, दवाई फिजिकल ले रहे हैं। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन और एंग्जाइटी वो दवाई लेते हैं, दवाई लेते हैं, जो रिलैक्सेंट है वो देते जाएंगे आपको, ट्रंकुलाइजर देते जाएंगे आपको, जब तक आप उस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे। बीमारी तो वहां मौजूद है ना, यहाँ से चेंजिंग लानी पड़ेगी आपको। डॉक्टर साहब, ये कहना बड़ा आसान होता है, माइंड से अपना चेंज करें। काफी लोगों में कैपेसिटी नहीं होती माइंड चेंज करने के लिए। किस तरीके से वो अपने में कैपेसिटी लाएं? देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये भी दिमाग को मैसेज कन्वे करती है, और दिमाग बॉडी लैंग्वेज को भी कन्वे करता है। बिल्कुल। आपके हवाले से एक छोटा सा मैसेज मैं ऑडियंस को देता हूँ। चलें, आप कभी डिप्रेस हुई हैं ना? बहुत दफा हुई हैं। शायद सुबह भी थी। अच्छा, सुबह भी थी। अच्छा, आप जब आप डिप्रेस होती हैं तो क्या आप ऐसे करके बैठती हैं या ऐसे करके बैठती हैं? सर, मैं एंग्शियस होती हूँ, मैं चल रही होती हूँ, मुझे हार्ट पैल्पिटेशन। ये एंग्जाइटी की सूरत में होता है ना। True. जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो असल में वो आप माजी की किसी हरकत के ऊपर आप परेशान हो रहे होते हैं, माजी के नताइज के ऊपर। उस वक्त आप सर झुका के बैठे होते हैं, टेलीफोनिक पोज होता है, कंधे नीचे झुके होते हैं, आपके गहरे गहरे सांस ले रहे होते हैं। ये डिप्रेस्ड पर्सन की एक बॉडी लैंग्वेज है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टुडे आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। छाती चौड़ी करके आप ये कह ही नहीं सकते, कमर सीधी करके आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। 1 मिनट सोल्यूशन। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं और आपको फौरी नतीजा चाहिए, दवाई भी नहीं खानी है आपने, और आप डिप्रेशन का शिकार हैं, एरेक्ट स्पाइन आपको हेल्प करेगी, उठी गर्दन आपको हेल्प करेगी, तने हुए कंधे आपको हेल्प करेंगे। जितना यस, एग्जैक्टली, जैसे ही अपने कमर सीधी करती हैं, ये एक कॉन्फिडेंस का पोस्चर जो है, ये आपके दिमाग को मैसेज देता है कि देयर इज नो डिप्रेशन, दिमाग खराब है तेरा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो वक्ती फायदा भी देती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो लॉन्ग टर्म फायदा देती हैं। सोचों का पैटर्न है ना, जब आपने सोचों के पैटर्न को चेंज कर दिया, राइट,
तो फिर सोचे कैसे असरअंदाज होंगी आपके ऊपर। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू डॉक्टर साहब। अब काफी लोग जो होमोसेक्सुअल्स के, बायसेक्सुअल्स के, ट्रांससेक्सुअल, LGBTQ कम्युनिटी की जी। सपोर्ट में आते हैं, बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। आपके लिहाज से क्या ये मेंटल सिकनेस है, या ये एक कॉन्सेप्ट है, या ये एक नोशन है, ये एक आइडिया है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अच्छा, सबसे पहले जो आपने कहा ना कि आजकल इस बारे में बात हो रही है वगैरह वगैरह, इसमें सबसे बड़ा किरदार मीडिया ही अदा कर रहा है। बिल्कुल। पहले मीडिया रिपोर्टिंग करता था, अब मीडिया एंगलिंग करता है। जिस सिमत में लोगों की राय आमा को हमवार करना हो, उस सिमत में प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ड्रामे फिल्में बनाई जाती हैं, एड्स बनाए जाते हैं, उसी बारे में ऐसी डिबेट की जाती है कि लोगों को उसके अंदर से अपनी मर्जी का मवाद जो है उनके जहनों में ट्रांसफर किया जा सके। राइट। जो आपने हिप्नोसिस की या हिप्नोटिज्म की बात की थी, बेसिकली मीडिया उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। राइट। लोगों की राय को कैसे बनाना है, लोगों की राय को कैसे हमवार करना है। अच्छा, जहाँ तक अब होमोसेक्सुअलिटी की या हम जिन्स प्रस्ती की बात कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स देखें तो चंद डेकेड्स पहले तक उसमें बाकायदा इसे डिसीज, बीमारी के तौर पे, ज़हनी आर्जे के तौर पे पढ़ाया जाता था। फिर इंटरनेशनल प्रेशर इतना बड़ा कि आज उसे नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर लिया जाता है। नॉर्मलाइज तो हो चुका Yes, है, गे yes. प्राइड्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, आपने कौमे लूत की मिसाल दी। अच्छा, कौमे लूत का एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, अगर बिल्कुल। आप किसी भी मजहब को ले लें, आप कॉमन सेंस को ले लें कि इसका मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है। हर चीज जब आप गुनाह भी करते हैं किसी फायदे के लिए कर रहे होते हैं ना। मुझे बताइए कि अगर आप इंटरकोर्स में हैं तो आपको इससे क्या आपकी नस्ल बढ़ रही है, आपकी सेहत को इसका फायदा हो रहा है इस चीज का, या क्या क्या इसका फायदा है? आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें नजर आएंगी। इसकी अक्ल ही नहीं मानती, एक चीज के लिए है ही नहीं, आप कैसे उससे प्लेजर ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने जब लेना शुरू किया, आपको उसमें बताना शुरू किया उन्होंने कि इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका, उन्होंने कहा तुम्हारा रुझान इस तरफ है, ये तो कुदरत की तरफ से है, तो तुम इसे डिसओन करके कुदरत का इनकार कर रहे हो। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया में मजहब ईसाइयत ले लें, मजहब यहूदियत ले लें, हत्ता कि जो आसमानी मज़ाहब नहीं है, जिनमें आपका हिंदू मत है, वो तो कि आसमानी मजहब नहीं है। आप सिख मत को ले लें, वो कि आसमानी मजहब नहीं है। लेकिन कोई भी मजहब, खा वो आसमानी है, खा वो ज़मीनी लोगों का बनाया हुआ है, सिवाय शैतानी मजहब के, उसमें इस चीज़ को डिसऑन किया जाएगा, इसके ऊपर इसे कंडेम किया जाएगा, इसके ऊपर गलत मनफी तबसरे किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की आलमी हुकूमतें, आलमी इदारे इसकी सपोर्ट में है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आज इसे नॉर्मलाइज जो कर रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी गैर मुल्क की सफारत खानों में इन लोगों की मखलूत महफिलें होती हैं, जहाँ पे लेस्बियंस एक तरफ अपना फंक्शंस कर रही हैं, गेज एक तरफ कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स एक तरफ कर रहे हैं। फिर बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से आपके ऊपर फोर्स किया जाता है आपको कि फलाने फलाने डिपार्टमेंट में एक ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया जाए। सर उसके तो मैं हक में हूँ। कैसे सर? क्योंकि देखिए, ट्रांससेक्सुअल कि मैं बीइंग अ ट्रांससेक्सुअल, आई थिंक दैट्स अ मेंटल डिजीज कि मेरे लिए 3 जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। जेंडर तो एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक्चुअली खुद चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स हर इदारे में अपॉइंट हों। नहीं, सुनिए जरा, इसमें फर्क क्या है। जो आप कह रही हैं कि 3 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, एग्रीड। अब सवाल यह है कि किस जेंडर को उसकी नौयत के मुताबिक जिम्मेदारियां दी जाएं। आपने ओलंपिक्स भी देख लिए, बिल्कुल, मर्दों और औरतों के मामलात भी देख लिए। बॉक्सर वाला मामला भी, ईमान खलीफ वाला आपके सामने आ रहा था कि लोग कह रहे थे कि वो मेल है, उसकी हार्मोन्स की ज्यादती थी। अच्छा, अब मेल और फीमेल की फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जिम्मेदारियां मेल के लिए हैं, कुछ फीमेल के लिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां ट्रांसजेंडर्स के लिए हो सकती हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को उनकी बायोलॉजिकल जो साख्त है उसके अगेंस्ट जिम्मेदारियों, मतलब आपने कहा कि हर पुलिस डिपार्टमेंट में इस रैंक का एक आदमी ट्रांसजेंडर होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने वो अपॉइंट तो करवा दिया, ही इज नॉट कैपेबल, उसकी वजह से कितने हजार लोग सफर करेंगे, उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके उन चीजों को किस सेंस में वो लेता है, उसकी वजह से कितने हजार लोग सफर करेंगे। लेकिन सर वो तो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ना, उनके खिलाफ। नहीं, खिलाफ नहीं किया हुआ, कत्तन खिलाफ नहीं किया। एक काम के लिए वो बना ही नहीं है। मैं एक काम के लिए नहीं बना, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ? आप एक काम के लिए नहीं बनी, अगर आपको उस जगह पर पोस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ट्रांसजेंडर्स जब से आए हैं, आप देखें कि इन्हें उन जगहों पर अपॉइंट किया जाता रहा। मसलन बादशाहों के हरम में भी ये होते थे। उन्हें इसलिए वहां रखा जाता था कि इनकी वजह से औरतों की इफ्फत और इस्मत महफूज रहती थी। उनके लिए उसमें वो बड़े बड़े ओहदे थे, उनके बड़े बड़े ओहदे थे, उनके हैरम कीपर्स थे, मतलब उनकी बहुत अच्छी सैलरीज होती थी, बड़ा प्रोटोकॉल होता था उनका। अब उस जगह पर देखिए किसी को भी इतराज नहीं होगा, किसी भी सिंफ का, यानी कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर उसके मुताबिक कैपेबल नहीं है तो उसे वहां पर अपॉइंट करना और जबरन अपॉइंट करना कि जरूरी है कि अब हर बंदे को यहाँ पर अपॉइंट करें, तो ये उस मुल्क के साथ ज्यादती होगी, उस मुल्क के मुस्तकबिल तबाह करने के लिए जरूरी होगा। जिस चीज का वो कैपेबल है वो करवाएं। मसलन बिजनेस, आप उसे फंड्स दें, वो बिजनेस करे। एग्जैक्टली।
इसी तरह जैसे मैंने हरम की बात की, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, फीमेल कॉलेजेस हैं, वहां पर आपको उनके केयर टेकर मर्द रखे हुए हैं आपने, जो प्योर फीमेल्स हैं, आप वहां पे उन्हें अपॉइंट करें। औरतें तो अब हर चीज में आगे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो ट्रांस जो ना औरत है ना मर्द है, बट इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, तो वो जेंडर किस तरह केपेबल नहीं है उन सारी चीजों के लिए जो एक औरत कर सकती है? इसके दो तरह से जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये है कि औरत आज बॉक्सर भी है, औरत कराटे प्लेयर भी है, औरत स्विमर, जो जो आपने कहा वो सारा कुछ है, मगर उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। उसकी कैटेगरी इन तमाम में डिफरेंट है। वो मेल के साथ खेल नहीं रही, मेल के साथ लड़ नहीं रही, उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर ट्रांसजेंडर की भी डिफरेंट कैटेगरी बना लेना आप, कोई हर्ज नहीं है। आप उस कैटेगरी में नहीं ला सकते उसे, आपके अपने बकौल ही। दूसरी चीज ये है कि एक चीज है मेरिट के ऊपर, एक ओपन मेरिट है, आप भी कंटेस्ट कर रही हैं, मैं भी कंटेस्ट कर रहा हूं, और एक ट्रांसजेंडर भी कंटेस्ट कर रहा है। वो अपनी एबिलिटीज के साथ, अपने स्किल्स के साथ उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। दैट्स ग्रेट, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से आप पर दबाव डाला जाता है कि आप इन्हें हर सूरत में अपॉइंट करें। ये फर्क है मेरी बात कहने का, कि एक आदमी कैपेबल नहीं है और सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रांसजेंडर है, सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रांसजेंडर है, उसे इन पोस्टों पर लगाना जरूरी है। अब वो कैपेबल नहीं है और उसे हुकूमती ओहदा दिया जाए, तो मुझे बताइए कि उस अवाम जो उसके साथ साथ काम कर रही होंगी, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो जाएगी। बट सर, सारे ट्रांसजेंडर्स क्रॉस ड्रेसर्स नहीं होते जी, सारे नहीं होते। काफी ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो कि एक्चुअली या तो प्रिडोमिनेंटली औरत की तरह तैयार होंगे या प्रिडोमिनेंटली मर्द की तरह तैयार होंगे, और हमें, मेरा ये ख्याल है कि उनको उनकी थिंकिंग कैपेसिटी और उनकी उस एबिलिटी से उनको वो ओहदा देना चाहिए, वरना तो सर वो सेक्स वर्कर्स ही रहेंगे सारी जिंदगी। नहीं, सेक्स वर्कर नहीं रहेंगे। हाँ। उस ओहदे का वक़्त, मैं मिसाल देता हूँ, मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक था, मैंने इतनी पतंगें उड़ाई हैं, इतनी पतंगें, मुझे बहुत मजा आता था। मुझे जिस पहले दिन मैंने कराटे की क्लास बतौर टीचर ली, वो मेरा आखिरी दिन था पतंगबाजी का। बतौर टीचर, मुझे कराटे टीचर, मुझे पतंगबाजी का रोल मॉडल, पतंगबाज होने का रोल मॉडल बच्चों के सामने नहीं बनना चाहिए। आज तो खैर असातिज़ा और तरह के हैं। मेरे फादर टीचर थे, वो कभी अपने स्टूडेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। आज तो दोनों मिलके पी लेते हैं ना। वो उनका वकार या भरम था कि वो स्मोकर थे, मगर वो सिगरेट स्टूडेंट के सामने नहीं पीते थे, क्योंकि उस्ताद का एक भरम है, उस भरम को कायम रहना चाहिए। इसी तरह आप एक इंतजामी मशीनरी के ओहदेदार हैं, आप एक इंतजामी पोस्ट के ऊपर हैं, उस इंतजामी पोस्ट का एक भरम है। आप कह रहे हैं कि वो जो इंतजामी पोस्ट पे बैठे हैं, ही डज नॉट डिजर्व दैट पोस्ट? यस, क्योंकि पहले देख लें उसका भरम है कि नहीं। सपोज स्पीकर कौमी असम्बली 4 ठुमके लगाता हुआ स्पीकर की सीट पर बैठता है, पूरी दुनिया में आपकी कितनी इज्जत है उसके बाद? भाई उसका जाती मामला ना, स्पीकर तो पब्लिक के वोटों से बन के आ गया है। अब वो लेडीज लिबास में 4 ठुमके लगा के आके असम्बली के इजलास को लीड करता है पूरी अक़वाम आलम में। मुझे बताइए, आपकी इज्जत होगी या खराब होगी? वो अक़वाम आलम की बात है, ये कराची की बात है, ये लाहौर की बात है, ये पंजाब की बात है। हर एक लेवल है ना अपना अपना। होमोसेक्सुअलिटी को सेटन वर्शिपर्स के साथ क्यों रिलेट किया जा रहा है? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हाउ आर दीस टू रेलेवेंट? सबसे दो ही, खैर की ताकत है, शर की ताकत है। हाँ। दूसरा कह लें रहमान की ताकत है, शैतान की ताकत है। हाँ। रहमान ही की ताकत है जो शैतान भी उसकी प्रिविलेज के साथ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इन दोनों में मुसलसल जंग रहती है दुनियावी सतह के ऊपर। जो लोग शैतान की पूजा करते हैं या शैतानी फोर्सेस के साथ, इवल फोर्सेस के साथ काम करते हैं, वो दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। जो रहमानी निज़ाम के साथ काम करते हैं, वो रहमानी निज़ाम को डोमिनेट करना चाहते हैं। अब इसका तरीका ये है कि शैतानी निज़ाम तभी प्रिवेल करेगा कि अल्लाह के हर हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए। अल्लाह ने जिस जिस काम से मना किया है वो किया जाए, जिस काम करने की ताकीद की गई है उस काम को ना किया जाए। अब आप देखें कि एंटी क्राइस्ट का तस्वुर है, वो एंटी क्राइस्ट का एंटी क्राइस्ट आएगा, दज्जाल आएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। उसे उसके फॉलोअर चाहिए होंगे। उसके फॉलोअर्स कौन होंगे? जो अल्लाह के बागी होंगे। अल्लाह के बागी कौन होंगे? जो हर वो काम कर रहे होंगे जिससे अल्लाह ने मना किया। ठीक है। अब इस सदी में सबसे ज्यादा काम इसी के ऊपर हो रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है, जो लोगों की पेशीन गोइयां हैं, जो लोग फोर्सी कर रहे हैं चीज़ों को, वो बताते हैं कि शायद हम उस आखिरी अहद में जी रहे हैं जिसमें खैर और शर की आखिरी बड़ी जंग, जिसे आर्मगेडोन कहते हैं, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। और इवन आई थिंक कुरान में भी ये है, सॉरी, कि जजमेंट के दिन जब करीब आ रहे होंगे तो उसमें से निशानियों में भी कुछ है कि मर्द औरत की तरह तैयार होंगे और औरतें मर्द की तरह। इस तरह की हदीस हैं जिनमें इन सारी चीजों का जिक्र है। अब एक तो इस चीज को समझें कि दुनिया इस वक्त इस तरफ क्यों जा रही है, कि शैतानी निज़ाम अपने गलबे के लिए अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद जो इल्यूमिनाती की जिसकी बात कर रही हैं, इनका एक एजेंडा है जो मजे की बात है कि यूएन के चार्टर पर भी है और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी उसे ऑन करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कितना बड़ा इदारा है, उनका एक एजेंडा है, उसे कहते हैं एजेंडा 2030।
पहले ये एजेंडा 21 के नाम से था, फिर इसे एक्सटेंड किया गया। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो स्टडी कर सकते हैं खुद। एजेंडा 2030, एजेंडा 2030 तीन बुनियादी शिकों के ऊपर घूमता है। उनमें से एक शिक है कि दुनिया की आबादी को 2030 तक कम तरीन सतह पर लाया जाए। बिल्कुल, पॉपुलेशन कंट्रोल ग्रुप्स जो हमारे डी पॉपुलेशन है, कम तरीन सतह पर लाया जाए। अच्छा, कम तरीन सतह पर लाने के लिए उन्होंने 2030 तक का टारगेट रखा। जॉर्जिया स्टोन्स के ऊपर इनके वो ना चार्टर नक्श है, उसके ऊपर तो लिखा हुआ है 50 करोड़ तक आबादी लाया जाए। आबादी को इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब के करीब है गालिबन, और 50 करोड़ तक लाया जाए। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि वो 1 अरब तक लाने को भी रजामंद हैं कि 1 अरब तक आ जाए। अब इसका मतलब है हर 8 में से 7 बंदे मारे जाएं। अब ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए जंगें, वार्स, यूक्रेन की जंग, गजा की जंग, शाम की जंग, इसके जरिए बहुत कुछ होगा। फिर बायोवार, जिससे आप लोगों ने कोरोना का मामला देखा, अभी फिर मंकी पॉक्स आ रहा है। ये सारा बायोवार का हिस्सा था, ये मैन मेड था सारा कुछ। मैंने इस पे बेशुमार उस वक्त भी प्रोग्राम्स किए थे, इसके जरिए आबादी को किया गया। उसके बाद नेक्स्ट 2025 से ऑनवर्ड्स ग़िज़ाई किल्लत का टाइम बताया जा रहा है कि भूख और कहत से बेशुमार लोग मरेंगे। ये भी हो गया सारा। अब एक लंबा प्रोसेस है, 2030 तक पूरा करना है। इसी में से LGBT को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैसे? अब देखें, एक मिसाइल बनाते हैं। एक मिसाइल कितना कीमती है? वो जनाब $1 मिलियन का बना है, मिसाल दे रहा हूँ, $500,000 का बना है। अगर $500,000 का भी वो मिसाइल बना है तो पाकिस्तानी रुपयों में आप देख लें कि वो गालिबन 15 करोड़ रुपए के करीब शायद उसकी रकम बनती होगी। वो $500,000 का मिसाइल उठा के उन्होंने बड़े भरे पूरे शहर में एक ज़बरदस्त रश वाली बिल्डिंग पे मार दिया। कितना बंदा मर जाएगा? 150, 200, 250, बस 15 करोड़ रुपए लगाया और 200-250 बंदे को उन्होंने मार दिया, फड़का दिया। यही 15 करोड़ रुपया जब वो LGBT की प्रमोशन पर लगाएंगे, जब वो ऐसी NGOs को देंगे जो इन चीज़ों को प्रमोट करती हों, तो हजार नहीं लाखों बच्चे आने से रुक जाएंगे। मर्द मर्द के साथ रह रहा होगा, औरत औरत के साथ रह रही होगी, या बाकी वो ट्रांसजेंडर्स वाले जो मामले हैं वो चल रहा होगा सारे का सारा। उसके बाद डिजीजेस पैदा होंगी इनमें से। एक तो है कि नई नस्ल पैदा नहीं होगी, फिर मर्द मर्द के साथ जब इन्वॉल्व होगा, औरत औरत के साथ इन्वॉल्व होगी, उस वक्त जो बीमारियां पैदा होंगी उनकी एग्जांपल है कि एक एवरेज एज है जी 65 ईयर्स, वो बाकी रह जाएगी 45 साल की, बाकी रह जाएगी 46 साल की। उधर से भी वो कम हो जाएंगे मामलात उनके। अब इसका नतीजा ये होगा कि 10 सालों के बाद आपके पास यूथ बिल्कुल नहीं होगी। राइट। अब देखिए इसके जरिए मल्टीपल काम कैसे लिए जा रहे हैं। खाली ये जिनसी आज़ादी का नारा नहीं है, ये शैतानी निज़ाम को हावी करने का नारा है। उसके लिए आप दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने का, कि 8 अरब या 7 अरब से 1 अरब पर लाने के लिए हर हरबा, खा वो जंग है, खा वो बायोवार है, खा वो होमोसेक्सुअलिटी, इस तरह की चीज़ें, इनके ज़रिए वो लोगों को आने वाली नस्ल की परवरिश से दूर कर रहे हैं। इसी वजह से बैनुल-अक़वामी हुकूमतें जो उन शैतानी ताकतों की आलाकार हैं, उन शैतानी इदारों के साथ काम करती हैं, वो उन्हीं के एजेंडे पर चलती हैं। अब आप देखें वर्ल्ड बैंक को, IMF को और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि जब लोगों को या हुकूमतों को कर्जे फराहम करें तो साथ ये शराइत ऐड करें कि तुम LGBT वालों को राइट्स दो। मेरे को कॉमन सेंस में ये बात आती है कि उन्हें उनका क्या तल्लुक? तुम मुआशी पॉलिसी से मुतल्लिक़ तुम्हारा काम है, तुमने पैसे देने हैं, तुमने पैसे लेने हैं, डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना है, तुम्हें मार्कअप के साथ मिलना है। एक्चुअल बज़ाहिर देखा जाए तो ये है, मगर वो इसके ज़रिए आपकी सॉवरेनिटी छीन लेते हैं। आपको कहते हैं कि तुम्हारी इक़्तिदार को भी खैराबाद कहो और इन मामलात के ऊपर काम करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो इदारे कौन ऑन करता है। अगर आप ये जानना चाहें कि ये इदारे कौन ऑन करता है, तो दुनिया में एक टर्म है, उसे कहते हैं बिग ब्रदर्स। ये 7 यहूदी बड़े हैं जो दुनिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग करते हैं। उनमें से एक गोल्ड को कंट्रोल करता है, एक मीडिया को कंट्रोल करता है, एक करेंसी को कंट्रोल करता है। ये इस तरीके के मामलात हैं। तो ये सारे के सारे इदारों में फंडिंग इनकी है। तमाम इदारों के की पॉइंट्स पे ये लोग बैठे हुए हैं। और वो जो इल्यूमिनाती एजेंडा जिसकी अब बात कर रही थी, बेसिकली ये सारे इल्यूमिनाती के लिए, फ्री मैसन्स के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जो आलमगीर हुकूमत है, 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन 1 करेंसी 1 वीज़ा, ये कैसे मुमकिन है? 1 करेंसी 1 वर्ल्ड 1 रिलीजन, ये पॉसिबल है 1 रिलीजन के साथ? कैसे? लेकिन इसी तरह पॉसिबल है कि वो कहते हैं कि दुनिया आगे से बस 2 तरीके से रहेगी, महकूम, ये वो तमाम के तमाम लोग जिन्हें वो जेनेटाइल्स या गोइम कहते हैं, 2 टांगों वाले जानवर, और वो जिन्हें वो अपने आप को सुपीरियर रेस कहते हैं, जो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं बकौल उनके, जो हिटलर के ज़माने में आर्यन रेस अपने को बस। अब ज्यूज ये कहते हैं कि हम अल्लाह के चूंकि सबसे पसंदीदा लोग थे तो हमारा ये हक है। अब वो उसके मुताबिक दुनिया को महकूम बना के खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, और हम गैर दानिस्तगी में उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम मॉडर्न शो हो रहे हैं इसके जरिए। वो माएँ जो अपने बेटों को, जिनकी जो एक्चुअली गे होते हैं,
सोसाइटी की वजह से अपने बेटे को प्रेशर करके उसकी शादी करवा देती हैं एक लड़की से और उसकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो ऐसे जाती ही है। हमारे दिमाग में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, लेस्बियन की शादी मर्द से करवा दो वो ठीक हो जाएगी, गे की शादी औरत से करवा दो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कुछ नहीं होता, बर्बाद दोनों हो जाते हैं। उसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ, ये जो कंसेप्ट जिसकी तरफ आपने इशारा हाँ। किया ना, इसमें किसी हद तक सदाकत भी है। उसकी वजह ये है कि हमारा मुआशरा आम तौर पर जिस तबके की आप बात कर रही हैं, जिस क्लास की आप बात कर हम्म। रही हैं, वो मखलूत महफिलों का आदी नहीं है। हम्म। वहाँ पे मर्दों और औरतों को एक दूसरे के साथ मुलाकातों के मौके कम मिलते हैं। लड़कियों को दूसरों के साथ मौके कम मिलते हैं। हॉस्टल की लड़की और हॉस्टल के लड़के इन मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? वो मुसलसल एक दूसरे के साथ फिजिकल टच में भी होते हैं ना साथ नहीं साथ। सर, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ बड़े ओपन जनरेशन है जिनकी नहीं, आगाज कहाँ से हुआ, मैं ये बता रहा हूँ हम्म। हुआ कैसे कि जब वो मुसलसल मेल्स में रहना है, मुसलसल फीमेल्स में रहना है, और हम्म। जो बायोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही हैं, हम्म। उन्हें कहीं ना कहीं तो आगे अट्रैक्शन रिफ्लेक्ट, तो होनी है यस, बिल्कुल। वो उसकी वजूहत ये होती थी। तो उन्होंने सोचा कि जब इनकी हम शादी कर देंगे तो जिस वजह से, जिस मौका ना मिलने की वजह से ये उस तरफ अगर गया है, तो अब ये मौका मिल गया, इससे अपने साथ एक अच्छी जिंदगी, लीगल जिंदगी, शरई जिंदगी गुजारने का, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अब इससे वो गुनाह छुट जाएंगे। उनके ज़हन में उसका कॉन्सेप्ट ये होता था। लेकिन अब तो ब्रेन वॉशिंग की गई, जैसा कि आपने कहा कि अब तो ओन करते हैं, इसमें बाकायदा प्राइड, उन्हें फख्र होता है इस बात के ऊपर कि मैं बड़े फख्र से ये कह रहा हूं कि मैं इस तरह का आदमी हूं। अब उसमें लेकिन फख्र सर करते हैं वो। उसमें उस आदमी का क्या कसूर है जिसको एक औरत पसंद ही नहीं, और उस औरत का क्या कसूर है जो कि बायोलॉजिकली एक हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी के साथ रेजोनेट नहीं करती, जिसमें वो एक मर्द के साथ, मर्द से अट्रैक्ट नहीं हो रही, और एक आदमी, एक गे आदमी एक औरत से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये तो एक बायोलॉजिकल कंडीशन भी है, मतलब कि बायोलॉजिक ज़हनी आर्जा है। अब पहले इसका इलाज नफ्सियात दान करते थे, माहिर नफ्सियात इनकी ट्रीटमेंट करते थे, उनके जहनों को ठीक करते थे। मेरे जैसे लोग जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, उनके दिमाग में जाके जहाँ जहाँ पे गड़बड़ थी उस गड़बड़ को ठीक करते थे। अब इन्होंने जब उस पर फख्र करना शुरू कर दिया, आपने मानना ही नहीं कि ये बीमारी है। आपके ख्याल से ये बीमारी है? 110%। ये एक जहनी आर्जा है और इसे ठीक किया जा सकता है। मैं ऐसे केसेस को डील कर चुका हूँ, यानी कि ये एक फलसफा नहीं है, मैंने ऐसे केसेस डील किए हैं। और इस बीमारी का नतीजा क्या है कि ये बीमारी क्यों है, उस चीज को मद्देनजर रख के कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली जिसमें कोई कंजर्वेटिव चीज नहीं है, मर्दों का औरतों के साथ, औरतों का मर्दों के साथ ओपन अब इंटरेक्शन मैं है। बताता हूँ, अब एक चीज तो ये हुई है हमारे यहाँ, जिसके मैं बार बार मीडिया पे बैठ के मीडिया के खिलाफ ही बोल रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं सर, हम भी मीडिया वाले हैं, कोई वही मैं बात बता रहा हूँ नहीं। कि हाँ। मीडिया में बैठ के यही बातें कर रहे हैं। मीडिया के जरिए कुछ चीजों को ट्रेंड बना दिया जाता है, फैशन बना दिया जाता है। जितने लड़के सिगरेट पीना शुरू करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं। किसी लड़की ने सिगरेट पीना शुरू किया, मैंने उससे पूछा आपने सिगरेट क्यों पिया, तो आपका क्या ख्याल है वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको शायद पसंद होगी सिगरेट पीना। पीने से पहले पसंद कैसे हो गई? एक चीज पी ही नहीं तो पसंद कैसे हो गई? पिए बगैर, अब पिए बगैर पसंद ऐसे होगी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपने आप को हीरो कहलवाते हैं, समझते हैं, बताते हैं। पहले जब सिगरेट्स की ऐड आते थे तो वो बड़ी बड़ी माउंटेन्स को सर कर रहा है, रेसिंग कार में बैठा हुआ है और सिगरेट निकाल रहा है। चलें इससे भी छोड़ें, आजकल तो इश्तिहार नहीं आता। आपने कोई पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती हैं, तो इंडियन फिल्म देख लें, जो हीरो है वो गुंडों की पिटाई करने से पहले सिगरेट पीता है, जेब से सिगरेट निकालता है, बड़े स्टाइल से सुलगाता है, 2 कश लगाता है, उसके बाद सबकी पिटाई करता है। इसका मतलब है बहादुर बनने के लिए, गुंडों की पिटाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है? सिगरेट पियो आप। अच्छा, फिर सिगरेट बगावत है माशरे से, वालदैन से, सिंबल है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। ये सिंबल, तो बच्चे भी पीते हैं, ये बगावत है ना, मैं बगावत का बड़ा हो गया हूँ ना। अच्छा, अब ये बगावत अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सिगरेट शुरू किया, फिर वो उसके हैबिचुअल हो गए। इसमें होमोसेक्सुअलिटी में भी ये मामला है कि ये माशरे से बगावत है। मैं नहीं मानता इन अकदार को, मैं नहीं मानता इन वैल्यूज को, मैं नहीं मानता इन रिलीजियस हदूदों की यूद को, मैं आजाद हूं, जो चाहूं करूंगा, और बगावत का आगाज मैं यहां से करूंगा। क्यों? वो ट्रेंड है, वो इनमें वो चीज, तो वो स्क्रीन पर आने के लिए भी, इन होने के लिए भी, बगावत करने के लिए भी, अपने आप को बहुत यूनिक साबित करने के लिए भी वो इसमें इंडल्ज होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जाहिर है कि हर चीज़ का गुनाह का भी एक सहार तो होता है ना, उस गुनाह के सहार में गिरफ्तार होते हैं। फिर वो लोगों को अपने से अटैच करते चले जाते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें सपोर्ट करती हैं, बैरून मुल्क ने सपोर्ट किया जाता है। एलजीबीटी को बड़ा आप पे गुस्सा चढ़ने वाला है वैसे इसके बहुत अच्छे से चला हुआ है। नहीं सर, मैं टीवी प्रोग्राम एक जगह पे किया, उन्होंने मुझे 8 महीने नहीं बुलाया उसके बाद। नहीं सर, क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा सा, मैं मतलब देखिए अगेन, मैं भी एक एडल्ट हूँ, आप भी एक एडल्ट हैं, मेरा भी एक, मैं भी काफी चीजों से आपसे एग्री नहीं कर रही, जाहिर है ऐसे ही है, क्योंकि मेरा भी एक अपना ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक दिमागी बीमारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वालिद मुझे कहेंगे कि तुमने ये नहीं करना, तुम ये करो, मैं बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी क्यों? अगर मैं आपका बेटा होती
और मैं ये करती तो आप ओके होते, तब वो चुप कर जाते हैं। फिर आप वो कर लेती हैं, मैं ये वो बगावत। करती हूँ अच्छा, काम। अब मैं ऐसा नहीं करता। मेरा बगावत करने का अंदाज तरीके का डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, एक्स का डिफरेंट है, वाई का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का बगावत करने का अंदाज वो है जो मैंने पहले बताया, एक वो है जो आपने बताया। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि मुझे एक आदमी से घिन आती है, मेरी उससे शादी हो जाती है, ऐसे ही है ना। अब देखिए घिन क्यों आती है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं ना। ये हमारे सामने कॉफी पड़ी है, मुझे इससे घिन आती है, क्या हुआ? आपको तो अच्छी लगती थी कॉफी, क्या हुआ? इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, मेरा मुंह बड़ा मीठा हो जाता है। अब इसका हल क्या है? चीनी कम कर दो, मुझे निकाल दो। मुझे ये कलर, इस कप में कौन पीता है? इस कप में तो मैं पी नहीं सकता। इसका हल क्या है? कप का कलर चेंज कर लो भाई, ठीक है ना। तो आपको उस आदमी से घिन नहीं आती, आपको उस आदमी की कुछ हरकतों की वजह से घिन आती है। मे बी उसकी बॉडी शेप की वजह से, मे बी मुंह से स्मेल, उसकी आते बोलने का अंदाज देख, कोई वजूहात होंगी ना जिसकी वजह से वो आदमी आपको ना पसंद है। अब जब बात की जाती है तो उन वजूहात को पहले तो माइनस किया जाता है कि कैसे इन वजूहात को खत्म किया जाए ताकि आप एक दूसरे के साथ काबिल कबूल हो जाए। और ये चीजें शादी से पहले होने वाली हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जो लड़की को उसके हकूक नहीं दिए जाते, उससे पूछे बगैर उसके पल्ले बांध दिया जाता है, और लड़के को भी उसके हकूक नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ शुरू से ही, हम चूंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। लड़कों को और लड़कियों को बचपन से आखिर तक कोई फैसला करने की इजाजत नहीं है। छोटा बच्चा ले लें, 5 साल के, चलो ले लें, कपड़े किसने पहनने हैं? बच्चे ने कि उसके माँ बाप ने? तो बच्चे के कपड़ों का कलर कौन चूज करता है? बच्चे ने टॉय लेना है, जो टॉय लेना है बच्चे ने, उसे खेलना किसने है? बच्चे ने। लेकिन मैं चूंकि इस तरह के बेशुमार काम सर्विस करता हूं, माँ बाप बच्चे के लिए टॉय वो लेते हैं जिसकी बचपन में उन्हें हसरत थी, वो नहीं ले सके थे। वो असल में टॉय अपने लिए लेते हैं कि मैंने ये वाला टॉय इस्तेमाल नहीं किया था, तो अब बच्चे के बहाने बच्चा खेलेगा तो मेरा वो पुरानी हसरत दूर हो जाएगी। बच्चा टॉय भी मर्जी का नहीं ले रहा। एजुकेशन बच्चे ने जाना है, पढ़ना है, उसका डिसीजन कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं। चलो शुरू क्लासों को तो नहीं पता, पर अगर ए लेवल, ओ लेवल या मैट्रिक जो भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद तो वो इतना मैच्योर हो चुका है ना, 15, 16, 17 साल का है कि वो डिसीजन कर सकता है। मगर 90% डिसीजन कौन करता है कि बच्चे ने क्या पढ़ना है? पेरेंट्स। सर इधर ही मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि माँ बाप हर चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। कितने जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, और मेरी खुद की भी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम एक मर्द के जिस्म में कैद हैं क्योंकि हम एक औरत से अपने आप को रेजोनेट करते हैं। जो अपनी बॉडीज में अपने आप को कैदी समझते हैं, तो सर ये एक मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? साइकोलॉजिकल है, मेडिकल। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं। सर कैसे साइकोलॉजिकल? देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम बच्चियां बेटियां हैं हमारी, मिसाल के तौर पे हम अक्सर औकात माँ बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है। अच्छा, अब आप उसे क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम बेटा होती तो अच्छा था। उसके अंदर एक चीज पैदा होने लगी, अगर मैं बेटा होती तो मैं ज्यादा ले लेती। किसी के घर में 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है, वो किसी एक बेटे को फ्रॉक फ्रूक पहना, मैंने खुद देखी है ये केसेस। वो एक बेटे को फ्रॉक फ्रूक पहना के ना अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं कि ये मेरी बेटी की तरह है। अच्छा, अब बच्चों की आप इस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। लड़कियों के नाज नखरे कुछ घरों में उठाए जाते हैं, बेटे देखे यार मैं ऐसा होता तो मेरा ऐसा होता। सर अब तो लड़कों के ज्यादा नाज नखरे हैं। आप तो फिर बात फेमिनिज्म की तरफ लेगी कि मैंने जरा सी बात की, आपने कहा नहीं लड़कों के ज्यादा है। मेरा दूसरा फिक्रा यही था, मुझे पता है, मेरा दूसरा फिक्रा ये था कि कुछ जगहों पर लड़कों के हैं और कुछ जगहों पर लड़की के, और वाइस वर्सा जब वो देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं अगर मैं इस जेंडर में होता तो ज्यादा अच्छा होता, लड़कों को आजादी ऐसी है, मुझे ऐसी होती तो ये होता। यानी कई चीजें ऐसी हैं। तो इन चीजों को मैंने तो, चूंकि मेरी ये फील्ड है ना, जैसा आपने कहा कि मेरी ये फील्ड नहीं, मेरी ये फील्ड है, और हमने इस तरह के केसेस को डील किया है जो ये समझते थे कि वो इस साइड के हैं या इस साइड के हैं, तो एक्स वाले को वाई या एक्स वाई वाले को वाई पे लाना मुमकिन है। हमने जब उनके साथ ट्रांस किए, उनके साथ सेशंस किए, उनके साथ गुफ्तगू की, तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेशन के बाद, सिर्फ 3-4 सेशंस के बाद उनकी अपने बारे में ओपिनियन चेंज हो गई। चले मैं अगर आपके इसी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पे जाती हूँ, उस सेशन से सोल्यूशन क्या निकला कि असल प्रॉब्लम दिमाग में क्या है? फिर सोल्यूशन ये निकला कि हमने उन लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ कन्वर्ट कर दिया। वो जो मानने को तैयार नहीं थे कि जी मैंने तो लड़के के साथ ही रहना है, या मैंने लड़की हूँ और मैंने लड़की के साथ ही रहना है। एक फीमेल थी, वो बैरून मुल्क ही जाने को तैयार थी कि मैंने, ये रिसेंट केस था कि वहाँ पर मेरी इस तरीके से बात चल रही है, हमने इकट्ठे रहा करना है, पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं, हमें रहने नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने उनके साथ सेशंस किए तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो जो उनका वक्ती उबाल है उसकी वजूहात ये वाली हैं, और उसे ठीक किया गया, और आज वो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारने के लिए रेडी। एक की तो हो भी चुकी है शादी, और एक आध रेडी है उसके लिए कि अब हम नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारेंगे जो होती है मर्द और औरत की। और ये किसी जबर में, मैं कौन सा बाप हूं उनका? भाई मैं तो डॉक्टर हूं, आपका साइकोलॉजिस्ट हूं, हिप्नोसिस्ट हूं, तो मैंने तो आपके साथ वो काम किया जो मैंने गुफ्तगू की आपसे। उस गुफ्तगू के नतीजे में जो
पहलू आपकी नज़रों से पोशीदा थे वो आपके सामने आ गए और आपने डिसीजन किया कि हाँ आप ठीक कहते हैं। सर आप LGBT फ्लैग्स जो आजकल विमेन मार्च में भी बेयर हो रही हैं, जगह उसके जगह बारे में आपका क्या कहना है? वो जो हमने इल्यूमिनाती की ये शैतानी तंजीमों की बात की ना, ये अपने आप को दुनिया के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले खिलौनों की मिसाल दी, उस खिलौनों की में भी आ रहे थे। अब विमेन मार्च हुआ है, विमेन मार्च में लोगों ने LGBT के वो उठाए हुए हैं प्ले कार्ड्स। इसी तरीके से कराची की जिस अहम शख्सियत की हमने बात की, आपने कहा फिर क्या हुआ, उसके उस होने में प्रॉब्लम नहीं है, वो LGBT को भी सपोर्ट करता है। उसके ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं उसके जहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं साथ, वो उन्हें भी तो सपोर्ट कर रहा है ना, अपने ओहदे की वजह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से एतराज़ है। तो ये LGBT को माशरे में काबिल कबूल इसलिए बना रहे हैं कि जब हया, ईमान, वैल्यूज़ ये आपके माशरे से उठ गई तो दुश्मन को जंग करने की क्या ज़रूरत है? दुश्मन की जंग क्या है आपसे मुझे बताइए? जब आप ज़हनी तौर पर वैसे ही मफ्तू हो गए, उनके फिक्री गुलाम तो हम पहले ही बन गए। हम कहते जो रिसर्च उन्होंने की वो ठीक है, जो मेडिसिन वहाँ से आई वो ठीक है, जो डिसीजन उन्होंने किया वो ठीक है। हम फिक्री गुलाम पहले ही बन चुके हैं। मुआशी गुलाम इसलिए हैं कि हम उनके इदारों के पैसे लेते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो गैरत, हुर्रियत, ईमान जागता है कि हमने इस गुलामी से बाहर निकलना है। उससे ख़त्म कर देंगे अगर, तो हम पर बॉम्बिंग करने की, असला चलाने की, फ़ौजें भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसी तरह मफ्तू हो जाएंगे जिस तरीके से पुराने ज़माने के ग़ुलाम होते थे कि सर झुका के रोबोट की तरह जो वो कहते हैं करी जाओ, हमें इसके बाद रोटी पानी और जिनसी जो तलज़्ज़ुज़ है वो मिलता जाए, दैट्स इट, हमारे लिए काफ़ी है। हमारे बच्चों को हम ये जंग जो है, मज़े की बात है, ये जंग मर्दों के साथ नहीं लड़ी जा रही, ये जंग औरतों और बच्चों के जहनों में लड़ी जा रही है, क्योंकि आने वाला वक़्त उनका है ना। औरतों ने बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें ज़ाहिर है माँ पहली दरसगाह होती है ना। औरतों के ज़हन में लड़ी जा रही है और बच्चों के ज़हन में लड़ी जा रही है। मुझे इस एज में शायद चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, बच्चों को चेंज करना बहुत आसान है। सर बड़े ऐसे केसेस आने लग गए हैं कि आदमी अपने लेट 40s और 50s में और औरतें भी अपने लेट 40s और 50s में आके ये रियलाइज कर रही हैं कि देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस इज नाउ टुवर्ड्स देयर जेंडर, राइट? ये बड़ी लेट अवेकनिंग भी अब लोगों में आने मेरे लग पास गई सिर्फ है। एक केस ऐसा आया अभी तक, सिर्फ एक, और जब हम उसके डीप में जाके देखा तो उसकी वजह फिल्में थी। सर मेरे एक मैंने बताया सिर्फ एक केस आया मेरे पास। उस केस में जब हमने एज रिग्रेशन की, एज रिग्रेशन है उसे आप स्टेप बाई स्टेप पास्ट में लेके जाते हैं, 6 माह पहले, साल पहले, कि जगह कहाँ से जन्म ली ना, ये बीमारी जन्म कहाँ से ली। तो जब हमने उसे चेक किया तो हमें पता लगा कि जो फिल्में, नावल्स, ड्रामे, मीडिया जिसपे वो इन्वॉल्व थी, उसकी वजह से उसके अंदर ये वाली चीज़ें पैदा होनी शुरू हुई और उसने ये समझा कि अब मैं इस काम के लिए बेहतर। और दूसरी बात ये है कि वो खातून थी बेसिकली, और उसका शौहर भी उस वक्त नहीं था। अगर शायद उस वक्त शौहर भी उसके साथ रहता होता तो मामलात और तरह के होते ना। वो अकेली रह रही थी, शायद ये वजह भी उसके अंदर ऐड हो। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक ऐसा केस देखा है जो आफ्टर 40 ये समझ रहा है कि मैं इस काम के लिए नहीं, या इस जेंडर के लिए नहीं, इस जेंडर के लिए हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से सबके लिए, इख्तिलाफ राय हर एक का हक है, हक है, तनकीद सिर्फ साहिब इल्म का हक है, एब्सोल्युटली। तज़हीक, तमस्खर का किसी को भी हक नहीं है। आपको आपकी राय से मुझे इख्तलाफ है, मेरी, हम दोनों की राय से ऑडियंस को इख्तलाफ है, ये उनका हक है। बिल्कुल, अगर आप इस पर तनकीद करना चाहते हैं तो आपका साहिब इल्म होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और अगर साहिब इल्म भी हैं फिर भी गालियाँ देना, तमस्खर उड़ाना, उस चीज़ को किसी को डीफेम करना, ये किसी का भी हक नहीं है। तो तनकीद का भी तरीका और सलीका सीखें। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरे बिहाफ पे और खूबसूरती से ये चीजें बता दी। मैंने कहा खुल के बता देता हूँ बहुत आपने जबरदस्त तरीके से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर वंडरफुल एपिसोड विद डॉक्टर साहब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, खुदाफिज।